एक छोटे से गांव में कड़कड़ाती ठंड शुरू हो चुकी थी। हवाएं इतनी तेज थीं कि लोग दरवाजों खिड़कियों में भी सिकुड़कर बैठने लगे थे। उसी गांव में एक लकड़हारे की गर्भवती पत्नी ठंड से कांप रही थी। अब मुझसे ये ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही है जी। अगर कंबल नहीं मिला तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नुकसान ना हो जाए। थोड़ी हिम्मत रखो भाग्यवान, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुझे और तेरे पेट में पल रहे हमारे बच्चे और गोलू को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे पर भरोसा रखो। ऐसा कैसे होगा जी? हमारा घर आपके भाई ने धोखे से छीन लिया। इस कड़ाके की ठंड में न छत है न कपड़े। इस टूटी झोपड़ी में कैसे गुजारा होगा? इसमें इतने छेद है कि सारी ठंडी हवा हमारे घर में आ जाती है। इसकी वजह से घर में भी बहुत जोर की ठंड लगती है। ऐसे में तो हम ठंड से मर जाएंगे जी। तुम सही कह रही हो, मेरे अपने ही मेरे दुश्मन निकले। अब कैसे तुम लोगों को इस ठंड से बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। मुश्किल से ये मिट्टी और घास की झोपड़ी बनाई है। हाँ पिताजी, मेरे इस पतली सी टी शर्ट में सर्दी नहीं रुक रही। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो आग जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म होने वाली है। यही आखिरी लकड़ी थी जिसे मैंने जला दिया। ठंड से कांप कांप कर तीनों का रंग नीला पड़ चुका था। ये देख लकड़हारा बंसी परेशान हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बंसी जल्दी से कुछ लकड़ियाँ जला देता है, जिसकी गर्मी से गोलू और आरती की तबीयत थोड़ी संभल गई थी और वो सो गए थे। पर बंसी अभी भी चिंता में जगा हुआ था। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी गर्भवती पत्नी कहीं संकट में न पड़ जाए, और गोलू छोटा है, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। रात के किसी पहर लकड़ियां भी खत्म हो जाती हैं और आरती की तबीयत बिगड़ने लगती है। किसी तरह सुबह हुई, मगर आरती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हाजी सुनते हो, ठंड ने इतना परेशान किया है कि अब शरीर गवाही नहीं दे रहा। ठंडी हवा जैसे शरीर को झकझोर रही है। रात से ही आग बुझ गई है, लकड़ी भी खत्म हो गई है और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अगर सर्दी से नहीं बची तो शायद मैं मर जाऊंगी। हाँ, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। मैं कुछ न कुछ तो इंतजाम करके जल्द घर लौटूंगा। तुम बस अपना और गोलू का ख्याल रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन आप जाएंगे कहाँ जी? कोई इस ठंड में हम गरीबों की मदद नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आता हूँ। लकड़हारा बंसी तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है। ठंड इतनी थी कि शरीर बर्फ जैसा जमने लगा था। हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। गांव के आदमी अपने अपने घर में दुबक कर बैठे थे और किसी किसी ने अपने द्वार पर आग जला रखी थी, जिसे वो ताप रहे थे। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। गांव के पालतू जानवर भी दुबक कर बैठे थे। बंसी अपने मन में सोचता है, क्यों न मैं अपने बड़े भैया से कुछ मदद मांग लूं। वो बेशक मेरा घर छीन लिए हैं, लेकिन वो मेरी हालत और मेरी पत्नी की हालत सुनेंगे तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इतना सोचकर वो अपने भाई शंभू के घर जाता है और उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे मदद मांग रहा हूँ। मुझे मेरा घर लौटा दो भैया। मेरी झोपड़ी में बहुत ठंड लगती है। मेरी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है। उसकी तबीयत इस कड़ाके की ठंड में बहुत खराब है। अगर आप मेरा घर लौटा दोगे तो मैं अपने परिवार को ठंड से बचा लूंगा। बंसी की ये बात सुनकर शंभू को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से बंसी को धक्का दे देता है, जिससे बंसी जमीन पर गिर जाता है। अरे ओए भिखारी, तुम्हें इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर आकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ? अरे ये घर तेरा था, अभी मैं इसको छीन चुका हूँ। बोल, क्या कर लेगा तू? हाँ? ठीक है भैया, आप बड़े हो, आप मुझे मार सकते हो, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। मगर घर नहीं देना है तो मत दीजिए। बस कुछ दिनों के लिए अपने घर में शरण दे दीजिए। कुछ दिनों के लिए मेरी पत्नी और मेरे बेटे को रख लो अपने घर में भैया। ओए, जा निकल यहाँ से, और अगर नहीं गया ना तो मैं अभी अपने नौकरों से धक्के मार के निकलवा दूंगा। अरे तुम जैसा भाई इस दुनिया में बहुत है। मैं तुम जैसे भिखारी को अपने घर में नहीं रख सकता। चल यहाँ से निकल।
शंभू धक्के देकर बंसी को घर से निकाल देता है। बंसी दुखी मन से आगे बढ़ जाता है और आंख में आंसू लेकर मन ही मन सोचता है, मेरे भैया बहुत निर्दयी हो गए हैं। जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक मेरे भैया मुझे अपने जान का टुकड़ा मानते थे, मगर अब पिताजी के जाते ही इतना मतलबी हो गए कि अपने ही भाई को घर से निकाल दिए। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे कुछ तो कुछ करना ही होगा। बंसी जैसे ही आगे बढ़ा तो वो देखता है कि कुछ लोगों के साथ मुखिया भी उसे आग तापते हुए दिखाई दे रहा है। मुखिया जी बड़े नेक इंसान हैं। पूरा गांव उनकी बात मानता है। अगर मैं मुखिया जी से मदद मांग लूं तो वो जरूर कुछ मदद कर देंगे। अरे ओ बंसी, क्या सोच रहे हो? हाँ, यहाँ पर हाथ पैर सेक ले, ठंडा बहुत है, तुझे ठंड भी लग सकती है। नमस्ते मुखिया जी, मेरी कुछ मदद कीजिए। आपके एक इशारे पर गांव के सारे लोग अपनी जान वारते हैं। मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी गर्भवती है और वो बहुत बीमार है। अगर आप कुछ रहने का ठिकाना और कुछ गर्म कपड़े दे दें तो बहुत अच्छा रहता, नहीं तो ठंड की वजह से मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। बोल तो सही रहा है। मेरे पास एक खाली घर पड़ा हुआ है और मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है भाई। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, जो आप बोलोगे मैं करूँगा। ठीक है फिर। अब मैं तुम्हारी पत्नी को बहुत दिनों से पसंद करता हूँ, वो बहुत सुंदर है और तेरी पत्नी पे आधा हक मेरा भी होगा। अरे बहुत सुंदर है तेरी पत्नी, अब मुझे तो वो बहुत पसंद है। देख, तेरी पत्नी की देखभाल भी हो जाएगी, उसका खर्च भी उठा लूंगा। बोल मंजूर है क्या? हा? अरे आधी पत्नी तेरी भी रहेगी और आधी मेरी भी रहेगी। ये सुनकर बंसी गुस्से में अपना आपा खो देता है और गुस्से से मुखिया का गिरेबान पकड़कर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। ये तूने अच्छा नहीं किया मुखिया, मेरे घर की इज्जत पे नहीं जाना चाहिए था तुझे। अगर सच में मैं परेशान नहीं रहता ना तो मैं तुझे यहीं मार डालता। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सुनो मेरे गांव वालों, अब इसके साथ वो होगा जो मैं चाहूंगा। कोई इसकी मदद नहीं करेगा। देखना, ये और इसका परिवार ठंड से कांप कांप कर मर जाएगा। तब इससे मालूम चलेगा कि मुखिया से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। मुझे मारा, मुझे। बंसी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सुनो सोहम, जाओ और इसकी झोपड़ी में आग लगा दो। इसने मेरे साथ जो किया है उसका बदला मुझे चाहिए। उधर बंसी थका हारा जब अपने घर वापस आया तो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी थी। फटे हुए कपड़ों में उसकी गर्भवती पत्नी मर चुकी थी और गोलू ठंड से सिकुड़ते हुए रोए जा रहा था। पिताजी, आप आ गए। ये देखो, गांव से कुछ लोग आए थे, उन्होंने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी। माँ ने रोकने की बहुत कोशिश की तो इन्होंने माँ को भी आग में धक्का दे दिया और माँ आग में जल गई। पिताजी, माँ से कहो ना कि उठ जाए। ये देख बंसी फूट फूट कर रोने लगता है। भगवान, ये क्या हो गया भगवान। किस्मत हम पर इतना अत्याचार कैसे कर सकती है। मेरी गर्भवती पत्नी और मेरा बच्चा क्यों मुझसे छीन लिया? क्यों भगवान, क्यों? क्या ये ठंड का मौसम हम गरीबों पर कहर बनकर आती है? आज बंसी टूट चुका था। वो आरती की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। गोलू की भी ठंड से हालत बहुत खराब थी। जैसे तैसे वो आरती का अंतिम संस्कार करता है। आज हम गरीब हैं तो कोई मेरी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं है। भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है। आज मैं खुद से वादा करता हूँ, जो मेरी पत्नी के साथ हुआ वो मैं अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगा। अब चाहे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। अपने बेटे के लिए एक सुरक्षित घर बनाऊंगा जिसमें ठंड उसे छू भी न पाएगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और जैसे तैसे करके बंसी एक और झोपड़ी बनाता है। गोलू बेटा, तुम यहीं रहना, मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर आता हूँ।
इतना बोलकर बंसी लकड़ियाँ काटने जंगल चला जाता है। आज सुबह से रात तक काम करूंगा, घर घर जाकर लकड़ियाँ बेचूंगा ताकि अपने बेटे के लिए एक कंबल ले सकूं। बंसी बड़ी मेहनत से लकड़ियाँ काटता है। और गांव-गांव जाकर उन्हें बेचने लगता है। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ बहुत अच्छी जलती है, सर्दी में काम आएगी, ठंड से बचने में काम आएगी, और घर का खाना भी बनाओ। आओ आओ जल्दी आओ, लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी लकड़ियाँ। तेरी लकड़ियाँ अब यहाँ कोई नहीं खरीदेगा भाई। लेकिन क्यों साहब, आप तो हमेशा मुझसे ही लकड़ियाँ खरीदते हो ना, पर अब क्या हो गया? हाँ खरीदता था भाई, लेकिन अब नहीं खरीदूंगा, बल्कि पूरे बाजार और पूरे गांव में कोई नहीं खरीदेगा तेरी लकड़ियाँ। ये मुखिया जी का आदेश है। तुमने मुखिया जी की जो धुलाई की थी ना, उसके बाद तो बदला लेंगे ही ना। अरे अरे पर मेरी बात तो सुनो। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ मुखिया जी? मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा, घर घर जाके लकड़ियाँ बेचूंगा। बंसी लकड़ियों की गठरी सर पे रखकर घर घर जाकर लोगों से मिन्नत करता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, पर कोई बंसी से लकड़ियां नहीं खरीदता। वो थक हार कर घर जाता है। मुखिया जी की वजह से कोई लकड़ी नहीं खरीद रहा मुझसे, ऐसे कैसे गुजारा होगा? अब गोलू ठंड और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अब तो इसको बुखार भी हो गया है। हे भगवान, अपनी पत्नी की रक्षा तो मैं नहीं कर सका, कम से कम मेरे बेटे को ही सही सलामत रख लेना भगवान। अगले दिन बंसी सीधा राजमहल पहुंच जाता है और राजा के आगे हाथ जोड़कर विनती करता है। कौन है तू इतनी ठंडी में फटे कपड़े पहनने वाला इंसान? महाराज, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी बीवी जो गर्भवती थी, लेकिन वो ठंड से मर गई है, और मेरे बेटे की तबीयत भी खराब रहती है। कुछ मदद कीजिए महाराज, सर छुपाने की जगह दे दीजिए। अरे तेरे जैसे राज्य में लाखों गरीब घूम रहे हैं, अगर मैं सबको घर देते फिरा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। चल जा यहाँ से निकल। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए महाराज, बस मेरे बेटे को जीवन दान दे दीजिए। बदले में आप कहोगे तो अपना सर काटकर आपके कदमों में रख दूंगा। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। ठीक है, मैं तुमको वो सब दूंगा जो तुमको चाहिए, पर तुमको जंगल के बीचों बीच बर्फीली तालाब के अंदर जाना होगा। वहाँ एक ताज मिलेगा, तुमको वो लाना होगा। बदले में जो तुमको चाहिए वो सब मिलेगा। क्या वो तालाब जो जंगल के बीचों बीच है, जिसमें बर्फ जमी है, अगर उसे किसी ने छुआ तो इंसान 2 मिनट में मर जाएगा? हाँ जानता हूँ, उसके अंदर जाकर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी, पर तुम्हारी कुर्बानी से मुझे वो ताज मिल जाएगा। तुम मर जाओगे, पर तुम्हारे बेटे को मैं राजकुमार बनाकर रखूंगा। बंसी कुछ पल सोचता है, फिर बोलता है। ठीक है, अगर मेरे बेटे की खुशियों की यही कीमत है तो मुझे मंजूर है महाराज। मैं जाऊंगा और अपनी जान भी दे दूंगा। बंसी वहाँ से चला जाता है। ये आपने क्या किया महाराज? ये गलत होगा। अगर ये सच में मर गया तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम हमसे सवाल करोगे? अरे पहले भी कितने लोग भेजे हैं हमने, सब के सब मारे गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। नहीं महाराज, अगर आपका सच सबके सामने आ गया तो। ये सुनकर राजा गुस्से से मंत्री को जान से मारने की धमकी देने लगा। हमारा सच कोई नहीं जान सकता। अगर तुमने किसी को बताया तो तेरा सर कलम करवा दूंगा। हमें वो ताज चाहिए और कीमत पर चाहिए। और रही बात उस गरीब इंसान की, वो तो खुद ही मर जाएगा और उसका बेटा ठंड से कांप कांप कर मर जाएगा। कोई हमारा सच कभी नहीं जान पाएगा, कभी नहीं। राजा वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हे भगवान, इस बेचारे बंसी की रक्षा करना। सालों से जो राज दफन है अब तो सबके सामने आ जाए। आखिर और कितनी जाने जाना बाकी है उस ताज के पीछे। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, मेरे पास तुझे बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। मेरी मौत ही तुझे जिंदगी देगी। मेरे जाने के बाद तुझे एक सुखी जीवन मिलेगा। राजा के गलत इरादों से अनजान बंसी बर्फीली ठंड में जंगल की ओर निकल पड़ा और तालाब की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद सामने बर्फ और पानी से भरे तालाब को देखकर बंसी का शरीर ठिठुर जाता है, जैसे मौत उसके सामने खड़ी थी।
वो हिम्मत करके तालाब के अंदर जाता है, लेकिन तालाब के अंदर एक गुफा थी जहाँ सोने का ताज रहस्यमयी तरीके से चमक रहा था। अरे ये क्या, मैं तो जिंदा हूँ। मैं तो तालाब के अंदर आ गया था और यहाँ तो पानी भी नहीं है और ये गुफा है और ये वही ताज है जो महाराज को चाहिए था। जैसे ही बंसी ने ताज को छुआ, अचानक जोर से झटका लगा। ये क्या था? मुझे करंट क्यों लगा? ये ताज छूना या पाना इतना आसान नहीं है। बोल, क्या चाहिए तुझे? बेपनाह धन दौलत या फिर कुछ और? नहीं, मुझे बस मेरे बेटी की सलामती चाहिए। वो ठंड से मर रहा है। पहले ही मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, अब मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। और अगर मैं कहूँ कि ये ताज अगर तू राजा को ना दे तो तेरा जीवन बदल जाएगा, बोल, करेगा राजा के साथ धोखा? नहीं, मैं केवल ईमानदारी को चुनूंगा और अपने बेटे की सलामती चाहूंगा। अपनी पत्नी को तो नहीं बचा पाया, बस अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुझे 2 रास्ते देता हूँ। पहला, दुनिया में सबसे ज्यादा धनी तुझे बना दूं, या फिर गरीबी वाली जिंदगी और तेरी पत्नी वापस कर दूं। नहीं, मुझे धन नहीं, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। उससे कीमती इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है। अचानक ताज से एक रोशनी निकलती है और वो एक राजा में बदल जाता है। धन्यवाद मुसाफिर, तेरी वजह से आज मैं फिर इंसान बन गया। आप कौन है? मैं ही असली राजा हूँ। जो मेरे सिंहासन पर है वो नकली राजा है। वो मेरा मित्र था। मेरे पास एक जादुई ताज था जिसे वो हासिल करना चाहता था, जो मुझे एक बाबा ने हिफाजत करने को दिया था, लेकिन वो मुझसे छीनना चाहता था। मैंने देने से मना कर दिया और इस ताज की हिफाजत के लिए मैं इसे तालाब में फेंक दिया था। ये देख, गुस्से में उसने मुझे जादू से इस तालाब में कैद करवा दिया था और मैं यहाँ उसके जादू में कैद हो गया था। उसके बाद वो दुष्ट नकली राजा खुद मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया। कई लोग भेजे गए इस ताज को लेने के लिए, पर हर इंसान सिर्फ लालच में आया और यहाँ आते ही लालच में इरादा बदल गया और सब के सब इस ताज में कैद हो गए। तुम पहले इंसान हो जो सच्चे हो, जिसकी वजह से आज मैं आजाद हो गया। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ, पर क्या मेरी पत्नी जिंदा हो सकती है? हाँ, ये ताज पुनः जन्म भी दे सकता है। तुमने मुझे आजाद किया है, इतना तो बनता है। अब तुम वापस जाओ अपने बेटे के पास और मुझे अपने दुश्मनों का हिसाब करना है। राजा ताज को पकड़ता है और पलक झपकते ही दोनों तालाब से बाहर आ जाते हैं। तुम्हारा कर्जदार हूँ मैं बंसी, तुम जाओ, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं भी महल जाता हूँ। राजा महल जाता है और नकली राजा को ताज की मदद से कैद कर लेता है और अपना राज्य वापस ले लेता है। आप आ गए महाराज, कब से आपकी राह देख रहे थे हम राज्य वाले। हाँ मंत्री जी, उस बंसी ने हमें आजाद करवा दिया। सच में वो बहुत नेक इंसान है। इधर बंसी अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। कैसे जाऊं घर? गोलू भूखा होगा, आज फिर खाली हाथ जा रहा हूँ। हे भगवान, लगता है मेरा नसीब ही फूटा है। बंसी सर्दी से कांपते हुए जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा, वो हैरान रह गया। पिताजी, ये देखो, हमारी झोपड़ी एक खूबसूरत और बड़ी हवेली में बदल गई है। और ये देखो, मेरे पास बहुत सारे कपड़े भी है और बहुत सारा खाना भी। और हाँ, अंदर कई मटकों में भरा हुआ ढेर सारा खजाना भी है। और तो और, वो देखो पिताजी, माँ भी वापस आ गई। बंसी ने देखा कि गर्भवती आरती खाट पर लेटी हुई थी। अजी, आप कहाँ गए थे? खाना लग गया है, जल्दी जल्दी खा लीजिए। इसका मतलब तुमको कुछ भी याद नहीं है आरती? तुम वापस कैसे आ गई? आप भी ना, कैसी बातें करते हैं जी। बच्चा होने वाला है मुझे, ऐसे में कहाँ जाऊंगी मैं? आप जल्दी से धाई को बुला लीजिए, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है मुझे। बंसी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बंसी तुरंत धाई को बुलाता है और थोड़ी ही देर में आरती को एक खूबसूरत बेटा पैदा होता है।
आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। जिस तरह से सर्दी मेरे लिए कहर बन गई थी, आज उसी तरह वरदान बन गई है। लेकिन ये सर्दी बस मेरे लिए नहीं, बाकी गांव वालों के लिए भी वरदान होगी। बंसी ढेर सारा खजाना उठाता है और गांव के चौराहे पे जाता है। आज के बाद इस गांव में कोई सर्दी से नहीं मरेगा। आओ आओ आओ, जिसको धन की, छत की, कंबल की, कपड़ों की, खाने की तंगी है, मैं उसे धन दूंगा। आओ आओ आओ। ये देख गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं मुखिया और बंसी के भाई के तो होश ही उड़ गए थे। अरे दद्दा रे दद्दा, इसका तो मैंने सब कुछ छीन लिया था, फिर ये इतना धनी कैसे हो गया, जैसे इसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। तो सही कह रहा है शंभू, मैंने तो पूरे गांव को इसके खिलाफ कर दिया था, फिर ये इतना धनी कैसे हुआ? अरे राजा के महल के जैसा घर है इसका, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। ये भगवान, ये तो गांव का सबसे धनी आदमी हो गया। अगर इसने मुझसे अपनी दुश्मनी निकाली तो ये मुझे गांव से न निकाल दे। इससे पहले मैं इससे माफी मांग लेता हूँ। सारे गांव वाले बंसी की जय जयकार कर रहे थे और उसके बच्चे को दुआएं दे रहे थे, और साथ ही सबके शर्म से सिर नीचे झुके हुए थे। मुखिया उसके सामने हाथ जोड़ लेता है। मुझे माफ कर दो बंसी, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, गांव वालों ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, उसके बावजूद तुम गांव वालों के लिए इतना कर रहे हो। मैं आप लोगों जैसा नहीं हूँ मुखिया जी, सर्दी का कहर मैंने झेला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे अलावा सर्दी का कहर कोई और न झेले। इसलिए मेरे होते हुए कोई सर्दी नहीं झेलेगा, सब चैन से जिएंगे। पूरा गांव अब सर्दी के कहर से महफूज था। बंसी की ईमानदारी ने सबकी गरीबी मिटा दी थी और आज पूरा गांव बंसी से माफी मांग रहा था। एक छोटे से गांव में कड़कड़ाती ठंड शुरू हो चुकी थी। हवाएं इतनी तेज थी कि लोग दरवाजों खिड़कियों में भी सिकुड़कर बैठने लगे थे। उसी गांव में एक लकड़हारे की गर्भवती पत्नी ठंड से कांप रही थी। अब मुझसे ये ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही है जी। अगर कंबल नहीं मिला तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नुकसान ना हो जाए। थोड़ी हिम्मत रखो भाग्यवान, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुझे और तेरे पेट में पल रहे हमारे बच्चे और गोलू को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे पर भरोसा रखो। ऐसा कैसे होगा जी, हमारा घर आपके भाई ने धोखे से छीन लिया। इस कड़ाके की ठंड में न छत है न कपड़े, इस टूटी झोपड़ी में कैसे गुजारा होगा। इसमें इतने छेद है कि सारी ठंडी हवा हमारे घर में आ जाती है। इसकी वजह से घर में भी बहुत जोर की ठंड लगती है। ऐसे में तो हम ठंड से मर जाएंगे जी। तुम सही कह रही हो, मेरे अपने ही मेरे दुश्मन निकले। अब कैसे तुम लोगों को इस ठंड से बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। मुश्किल से ये मिट्टी और घास की झोपड़ी बनाई है। हाँ पिताजी, मेरे इस पतली सी टी शर्ट में सर्दी नहीं रुक रही। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो आग जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म होने वाली है। यही आखिरी लकड़ी थी जिसे मैंने जला दिया। ठंड से कांप कांप कर तीनों का रंग नीला पड़ चुका था। ये देख लकड़हारा बंसी परेशान हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बंसी जल्दी से कुछ लकड़ियाँ जला देता है, जिसकी गर्मी से गोलू और आरती की तबीयत थोड़ी संभल गई थी और वो सो गए थे। पर बंसी अभी भी चिंता में जगा हुआ था। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी गर्भवती पत्नी कहीं संकट में न पड़ जाए, और गोलू छोटा है, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। रात के किसी पहर लकड़ियां भी खत्म हो जाती हैं और आरती की तबीयत बिगड़ने लगती है। किसी तरह सुबह हुई, मगर आरती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हाजी सुनते हो, ठंड ने इतना परेशान किया है कि अब शरीर गवाही नहीं दे रहा।
ठंडी हवा जैसे शरीर को झकझोर रही है। रात से ही आग बुझ गई है, लकड़ी भी खत्म हो गई है और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अगर सर्दी से नहीं बची तो शायद मैं मर जाऊंगी। हाँ, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। मैं कुछ न कुछ तो इंतजाम करके जल्द घर लौटूंगा। तुम बस अपना और गोलू का ख्याल रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन आप जाएंगे कहाँ जी? कोई इस ठंड में हम गरीबों की मदद नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आता हूँ। लकड़हारा बंसी तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है। ठंड इतनी थी कि शरीर बर्फ जैसा जमने लगा था, हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। गांव के आदमी अपने अपने घर में दुबक कर बैठे थे और किसी ने अपने द्वार पर आग जला रखी थी जिसे वो ताप रहे थे। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। गांव के पालतू जानवर भी दुबक कर बैठे थे। बंसी अपने मन में सोचता है, क्यों न मैं अपने बड़े भैया से कुछ मदद मांग लूं। वो बेशक मेरा घर छीन लिए हैं, लेकिन वो मेरी हालत और मेरी पत्नी की हालत सुनेंगे तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इतना सोचकर वो अपने भाई शंभू के घर जाता है और उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे मदद मांग रहा हूँ। मुझे मेरा घर लौटा दो भैया। मेरी झोपड़ी में बहुत ठंड लगती है। मेरी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है। उसकी तबीयत इस कड़ाके की ठंड में बहुत खराब है। अगर आप मेरा घर लौटा दोगे तो मैं अपने परिवार को ठंड से बचा लूंगा। बंसी की ये बात सुनकर शंभू को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से बंसी को धक्का दे देता है, जिससे बंसी जमीन पर गिर जाता है। अरे ओए भिखारी, तुम्हें इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर आकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ? अरे ये घर तेरा था, अभी मैं इसको छीन चुका हूँ। बोल, क्या कर लेगा तू? हाँ? ठीक है भैया, आप बड़े हो, आप मुझे मार सकते हो, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। मगर घर नहीं देना है तो मत दीजिए। बस कुछ दिनों के लिए अपने घर में शरण दे दीजिए। कुछ दिनों के लिए मेरी पत्नी और मेरे बेटे को रख लो अपने घर में भैया। ओए, जा निकल यहाँ से, और अगर नहीं गया ना तो मैं अभी अपने नौकरों से धक्के मार के निकलवा दूंगा। अरे तुम जैसा भाई इस दुनिया में बहुत है, मैं तुम जैसे भिखारी को अपने घर में नहीं रख सकता। चल यहाँ से निकल। शंभू धक्के देकर बंसी को घर से निकाल देता है। बंसी दुखी मन से आगे बढ़ जाता है और आंख में आंसू लेकर मन ही मन सोचता है, मेरे भैया बहुत निर्दयी हो गए हैं। जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक मेरे भैया मुझे अपने जान का टुकड़ा मानते थे, मगर अब पिताजी के जाते ही इतना मतलबी हो गए कि अपने ही भाई को घर से निकाल दिए। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे कुछ तो कुछ करना ही होगा। बंसी जैसे ही आगे बढ़ा तो वो देखता है कि कुछ लोगों के साथ मुखिया भी उसे आग तापते हुए दिखाई दे रहा है। मुखिया जी बड़े नेक इंसान हैं। पूरा गांव उनकी बात मानता है। अगर मैं मुखिया जी से मदद मांग लूं तो वो जरूर कुछ मदद कर देंगे। अरे ओ बंसी, क्या सोच रहे हो? हाँ, यहाँ पर हाथ पैर सेक ले, ठंडा बहुत है, तुझे ठंड भी लग सकती है। नमस्ते मुखिया जी, मेरी कुछ मदद कीजिए। आपके एक इशारे पर गांव के सारे लोग अपनी जान वारते हैं। मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी गर्भवती है और वो बहुत बीमार है। अगर आप कुछ रहने का ठिकाना और कुछ गर्म कपड़े दे दें तो बहुत अच्छा रहता, नहीं तो ठंड की वजह से मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। बोल तो सही रहा है। मेरे पास एक खाली घर पड़ा हुआ है और मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है भाई। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, जो आप बोलोगे मैं करूँगा। ठीक है फिर। अब मैं तुम्हारी पत्नी को बहुत दिनों से पसंद करता हूँ, वो बहुत सुंदर है और तेरी पत्नी पे आधा हक मेरा भी होगा। अरे बहुत सुंदर है तेरी पत्नी, अब मुझे तो वो बहुत पसंद है। देख, तेरी पत्नी की देखभाल भी हो जाएगी, उसका खर्च भी उठा लूंगा। बोल, मंजूर है क्या? हाँ? अरे आधी पत्नी तेरी भी रहेगी और आधी मेरी भी रहेगी। ये सुनकर बंसी गुस्से में अपना आपा खो देता है और गुस्से से मुखिया का गिरेबान पकड़कर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। ये तूने अच्छा नहीं किया मुखिया, मेरे घर की इज्जत पे नहीं जाना चाहिए था तुझे। अगर सच में मैं परेशान नहीं रहता ना तो मैं तुझे जमी मार डालता। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सुनो मेरे गांव वालों, अब इसके साथ वो होगा जो मैं चाहूंगा। कोई इसकी मदद नहीं करेगा। देखना, ये और इसका परिवार ठंड से कांप कर मर जाएगा। तब इससे मालूम चलेगा कि मुखिया से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। मुझे मारा, मुझे। बंसी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सुनो सोहम, जाओ और इसकी झोपड़ी में आग लगा दो। इसने मेरे साथ जो किया है उसका बदला मुझे चाहिए। उधर बंसी थका हारा
जब अपने घर वापस आया तो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी थी। फटे हुए कपड़ों में उसकी गर्भवती पत्नी मर चुकी थी और गोलू ठंड से सिकुड़ते हुए रोए जा रहा था। पिताजी, आप आ गए। ये देखो, गांव से कुछ लोग आए थे, उन्होंने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी। माँ ने रोकने की बहुत कोशिश की तो इन्होंने माँ को भी आग में धक्का दे दिया और माँ आग में जल गई। पिताजी, माँ से कहो ना कि उठ जाए। ये देख बंसी फूट फूट कर रोने लगता है। भगवान, ये क्या हो गया, क्या हो गया।